स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सुपर टेट में जो जीके जीएस आना है उससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है ना, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। ठीक, तो अब उत्तराखंड राज्य में है। उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसी को हेली राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी को क्या बोलते हैं? हेली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अब इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका क्या नाम हो गया है? अब इसका नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अच्छा, एक चीज इससे और पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था ना, बाघ परियोजना, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में, यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान कहे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहे। देखिए, सबसे पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान ही था, बाद में जिम कॉर्बेट हुआ, उसके बाद अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बाकी ये गिर राष्ट्रीय उद्यान दिया है, गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ये एक सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है, असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ये कर्नाटक में है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, भारत का जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको किसने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। ठीक, उनका नाम क्या है? पिंगाली वेंकैया। ठीक, अच्छा, ये अपनाया कब गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, राष्ट्रगीत और वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय, इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये दोनों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगान 24 जनवरी को, और राष्ट्रगीत वो भी 24 जनवरी को। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में है, सोनभद्र में है या वाराणसी में? तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये बन जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो राष्ट्रीय उद्यान एक है, केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लेकिन यही अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि टाइगर रिजर्व कितना है, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4। टाइगर रिजर्व 4 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है। फिर 4 नंबर आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में लखनऊ का पूछ रहा है आपसे। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लियाकत अली या खान बहादुर खान? तो देखिए, 1857 की क्रांति में ना, जो रानी लक्ष्मीबाई दिया, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। और ये जो लियाकत अली दिया है ना, मौलवी लियाकत अली, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद से किए थे, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए किसी का भी तो पूछा जा सकता है कि कौन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक, और यही लियाकत अली ने प्रयागराज से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। फिर 5 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत दिया गया? तो देखिए, ये मूल अधिकार में है। अस्पृश्यता का अंत जो है ना, ये मूल अधिकार में। मूल अधिकार कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। भाग 3 में मूल अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो देखिए, अनटचबिलिटी जो है ना, ये अनुच्छेद 17 में है। किसमें है? अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो आपको ये अनुच्छेद 21 दिया है ना, ये अनुच्छेद 21 में
शिक्षा से संबंधित अधिकार है, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है, आर्टिकल 21A में इसको रखा गया है। और 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 जो दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की आजादी इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन और उसमें बहुत पूछा था, ध्यान आ गया तो बता दे रहा हूं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अगर कहेगा तो वो भी अनुच्छेद 21 ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है तो दिमाग में आया तो हमने सोचा बता दें। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का। तो देखिए केरल का है मोहिनीअट्टम। ठीक, केरल में कौन सा होता है, मोहिनीअट्टम या कथकली, ये दो केरल के हैं। और जो कथक दिया है आपसे ना, ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का है कथक। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक। ठीक, ध्यान रखेंगे। बाकी तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे नदी, अमेजन नदी, नील नदी या लिम्पोपो नदी। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक, मध्य अफ्रीका में यह बहती है। कहां बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य अफ्रीका में यह बहती है। कांगो नदी इसको बोलते हैं, कांगो या जायरे दोनों नाम है इसको। बाकी देखिए अगर मान लीजिए कर्क रेखा को पूछे तो कर्क रेखा को लूनी नदी, माही नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और यही अगर आपसे मान लीजिए वो मकर रेखा को पूछे तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है, लिम्पोपो नदी भी। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका में, और कांगो या जायरे जो दिया है ये मध्य अफ्रीका में बहती है, और ये माही नदी तो अपने भारत में बहती है। ठीक, फिर 8 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 तरफ से अन्य राज्यों यानी 4 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, सहारनपुर है, सोनभद्र है, बलिया है या ललितपुर है। तो देखिए 4 राज्यों से घिरा कह रहा है ना, तो 4 राज्यों से भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों से घिरा है। अच्छा, जो ये बलिया दिया है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। ठीक, ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोनभद्र किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए बिहार के साथ बनाता है, झारखंड के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और छत्तीसगढ़ के साथ, यानी 4 राज्यों के साथ सीमा ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कहां की गई, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, किसने की, तो की है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने, यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए विकल्प, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सुभाष चंद्र बोस को तो जानते ही होंगे, आजाद हिंद फौज के गठन किए थे। रास बिहारी बोस को भी जानते होंगे, भगत सिंह क्रांतिकारी थे। ठीक, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 22 मार्च को। तो देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक, तो ये सबको आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन डेट वाले से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ कौन सा रहा, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल। देखिए कुल कितने मंडल बताए गए हैं, 5 मंडल बताए गए हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके आगे बहिर्मंडल। कुल 5 मंडल बताए गए हैं।
तो देखिए क्षोभ मंडल में आपसे पूछेगा तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जो बारिश हुआ, हवा का चलना हुआ, ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। और जो ये आपका हेलीकॉप्टर है ना, ये भी क्षोभ मंडल में ही होता है। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और वायुयान हुआ, ये सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। आयन मंडल में आपके उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, ओजोन परत करती क्या है? ओजोन परत जो है ना, ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, पराबैंगनी किरणें, जिनसे त्वचा का कैंसर होता है, ठीक, इसको पृथ्वी पर आने से यानी धरातल पर आने से रोकती है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई डप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डप्सन में मापते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, या रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक। अच्छा, इसको योजना आयोग के स्थान पे लाया गया है। कब लाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, ठीक। अच्छा, देखिए, इसका पदेन अध्यक्ष पूछा, तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक। बिल्कुल सेम कंडीशन, जैसे योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था? भारत का राष्ट्रपति होता था। लेकिन योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, ठीक। और ये एक साल की योजना बना के काम करती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये केनो उपनिषद नहीं, कठोपनिषद होना चाहिए, इसको केठोपनिषद बोलते हैं, ठीक। ये सब यहाँ लिखा है कठोपनिषद, ठीक। केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या छंदोग्योपनिषद। तो देखिए, सत्यमेव जयते है ना, जो सारनाथ में भारत का ये राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय वाक्य है ना भारत का, तो ये कठोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना, उसके नीचे इसको दर्शाया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक। तो वही से भारत में ये लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये कठोपनिषद बोल रहे हैं ना, गलत बोले, मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। कठोपनिषद में तो यम और नचिकेता का संवाद है, ठीक है। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का सम्मान। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक, ध्यान रखेंगे, गलत हो गया था। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का संवाद आपको देखने को मिलेगा, ये भी पूछा जाता है, तो वो कठोपनिषद में है। बाकी सत्यमेव जयते शब्द जो सारनाथ में अशोक स्तंभ में वर्णित है ना, अशोक स्तंभ के नीचे जो वाक्य वर्णित है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, लिंगानुपात मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पर पड़ने वाली स्त्रियों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। कितना है? 912, ठीक। अच्छा, वहीं आपसे भारत का भी तो पूछा जा सकता है, 2011 के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि नया डेटा अभी हम लोगों के पास नहीं आया है। भारत का पूछेगा तो भारत का कितना है? 943। भारत का कितना है? 943। अच्छा, मान लीजिए ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? तो केरल में है। किस राज्य में है? केरल में। और सबसे कम पूछ ले आपसे, तो सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक। और वहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक किस जिले का लिंगानुपात है, तो सबसे अधिक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का, जौनपुर में लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। और अगर सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम आपको गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा है ना, गौतम बुद्ध नगर जिले का सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा कहां? सबसे अधिक आपको जौनपुर। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा आपको केरल का, सबसे कम हरियाणा का। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 902, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, या सुंदरलाल बहुगुणा को? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। कब की गई थी? 1966-67 में।
1966-67 में की गई थी। अच्छा, यही भारत में आपसे पूछ रहा, मतलब भारत में पूछ रहा तो आप बता दिए, ठीक। और विश्व में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको 67 लिख दिया जाए, ये फिर वैसे हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वर्गीज कुरियन कौन है, दुग्ध क्रांति के जनक है। किसके जनक है, दुग्ध क्रांति के जनक आपको कौन देखने को मिलेंगे, वर्गीज कुरियन, ठीक, यानी श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं ना, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। उत्तर प्रदेश से बाबा आमटे ने किया था, उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था, राजस्थान मेधा पाटेकर ने किया था, या मध्य प्रदेश चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। तो देखें, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में, और किसके द्वारा की गई थी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अच्छा, कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1973 में। कब की गई थी, 1973 में। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प, यानी उत्तराखंड जिले के सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा 1973 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, साइमन कमीशन की सिफारिश पर, हंटर आयोग की, या कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग। तो देखिए, आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये उसके हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसके सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग के। अच्छा, कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या केशव चंद्र सेन ने। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये, तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 में। किसके द्वारा की गई, तो ये की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक। किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, जो राजा राम मोहन राय दिया, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, ब्रह्म समाज की। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का, वेदों की ओर लौटो का नारा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कौन, क्या किए थे, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक। बाकी वेदों की ओर लौटो वाला नारा जो है ना, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी बोलते हैं, फिरोजाबाद को, मुरादाबाद को, कन्नौज को, या भदोही को। तो देखिए, पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। किसको बोलते हैं, मुरादाबाद को। यहाँ पीतल उद्योग काफी फेमस है, हस्तशिल्प है पीतल उद्योग यहाँ का, ठीक। यानी हाथों से पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं, मुरादाबाद में। अच्छा, जो फिरोजाबाद दिया है, ये चूड़ी उद्योग यहाँ फेमस है। क्या फेमस है, कांच उद्योग हुआ या चूड़ी उद्योग यहाँ फेमस है, ठीक। कन्नौज इत्र नगरी इसको बोलते हैं, कन्नौज को क्या बोलते हैं, इसको इत्र नगरी बोलते हैं। भदोही कालीन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब घटित हुई थी। पहले इसका नाम था काकोरी कांड, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया। इसका नाम अब क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, ठीक। अब इसको क्या बोला जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसका क्या नाम था, काकोरी कांड इसको बोलते थे, ठीक। ये लखनऊ में है काकोरी, ठीक। तो ये बताइए, इसका पूछ रहा है कि ये कब हुई। 9 अगस्त 1925 को हुई, 13 अप्रैल 1919 को हुई, 5 फरवरी 1922 को हुई, या 23 मार्च 1931 को हुई। तो देखिए, 23 मार्च 1931 जो दिया है ना, इस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक। 13 अप्रैल को ये वहां वाला कांड हुआ था, ठीक।
19 अप्रैल को हुआ था ना, लाला लाजपत राय, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 को। और काकोरी ट्रेन एक्शन आपसे पूछा तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक, किसने किया था? तो इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे? इसमें रोशन खां थे, अशफाक उल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल आदि लोगों ने मिलकर इसको किया था। एक ट्रेन थी ना जो खजाना लेके जा रही थी लखनऊ के पास, उसको लूट लिया गया था काकोरी नामक स्थान पे, तो इसीलिए इसको काकोरी कांड बोलते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इसका नाम बदल के, यूपी सरकार ने क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो देखिए 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख आपसे पूछ रहा है ना। 7वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है या 10वीं अनुसूची है? तो बताएंगे। देखिए 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? 8वीं अनुसूची में। ठीक, लेकिन हमको तो सारा पढ़ना है ना, 7वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है। ठीक, तो देखिए 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया। 7वीं अनुसूची में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, जो तीनों सूचियां है ना, पढ़ा होगा ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगी। 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल कानून है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखते हुए चलेंगे। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून रखा गया है। 9वीं में भूमि सुधार कानून रखा गया है। ठीक है, 7वीं में आपको तीनों सूचियां देखने को मिलेंगी। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया है उसका। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, मनीला फिलीपींस में, वाशिंगटन डीसी में या जकार्ता इंडोनेशिया में? तो देखिए वर्ल्ड बैंक का अगर आपसे पूछे तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको वहां देखने को मिलेगा, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, लेकिन आपसे एडीबी का पूछ रहा है, एक एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक आपको मनीला फिलीपींस में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मनीला फिलीपींस। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आपसे अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक पूछेगा तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, एडीबी बैंक की मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था? तो देखिए इससे आप अंदाजा ये लगाएं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई? चौरा चौरी की घटना जो है ना, ये 4 फरवरी या 5 फरवरी, दो डेट आपको मिलता है, लेकिन एक ही मिलेगा एग्जाम में, क्या तो 4 आएगा या 5 आएगा। तो ये 1922 यानी फरवरी 1922 में, 4 फरवरी या 5 फरवरी में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? 1920 में, तो यही तो स्थगित होगा। तो यानी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। ठीक, अच्छा कब स्थगित किया था? 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था। ये घटना कब हुई? 4 या 5 फरवरी, मोस्टली आप 5 फरवरी ही ध्यान रखेंगे। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। अच्छा, चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ है? गोरखपुर जिले में ये है। जब गोरखपुर से आप देवरिया के साइड में बढ़ेंगे थोड़ा आगे, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा चौरी चौरा स्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि पहले सत्याग्रही, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था ना गांधी जी ने, इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी यानी हॉट स्पॉट के रूप में भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, कितने बायोडायवर्सिटी पाए जाते हैं? तो भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी हिमालय हुआ, इंडो बर्मन जो क्षेत्र है ना वो हुआ, ठीक, और एक सुंडालैंड। 4 हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी हिमालय हुआ, सुंडालैंड हुआ और इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा डायवर्सिटी, तो अरावली पर्वतमाला दो ही दिया है। ठीक, थार का मरुस्थल और गंगा का मैदान। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है ना बायोडायवर्सिटी वो आपको पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगी, उसके बाद ही पूर्वी हिमालय हुआ, यहाँ सब मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय विकलांग महिला, विकलांग यानी विकलांग नहीं बोलते हैं इसको, दिव्यांग बोलते हैं। ठीक,
अब किसी को विकलांग नहीं बोला जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। तो पहली दिव्यांग महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं, संतोष यादव हैं या अंशु जमसेनपा हैं? तो देखिए पहली महिला अरुणिमा सिन्हा है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है ना अरुणिमा सिन्हा, ये अपने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की थी, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, ठीक, तो इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन हो जाएगी, अरुणिमा सिन्हा, ये ध्यान रखेंगे आप। ये कब चढ़ी थी, 2013 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब फतेह की थी माउंट एवरेस्ट, तो 2013 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि मूल कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में और किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो देखिए मूल कर्तव्य जो है ना, ये अनुच्छेद 51A में है। किसमें है, अनुच्छेद 51A में। अच्छा मूल कर्तव्य लिया कहां से गया है, तो ये रूस यानी USSR से लिया गया है, ठीक। बाकी आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो मूल कर्तव्य को किसमें रखा गया है, 51A में, ठीक। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है कितने मूल कर्तव्य हैं, 11, ठीक। अच्छा मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए और मूल कर्तव्यों की संख्या भी ध्यान रखेंगे 11, लेकिन जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तब केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा, बच्चों को प्राथमिक जो शिक्षा है ना तरसदी 1 से 8 तक, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो अब कुल कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य अब है, ठीक। पहले 10 थे लेकिन अब 11 है, 2002 के बाद। 2002 में 46वां संविधान संशोधन हुआ है ना, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है, उसी में इसको मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। 28 नंबर आपसे कह रहा है कि भीमताल और नैनीताल झीलें हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? महान हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या पंजाब हिमालय? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भीमताल और नैनीताल ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भीमताल और नैनीताल स्थित है, ठीक। तो उत्तराखंड में कौन सा हिमालय पड़ता है, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में है। कहाँ है, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में ये स्थित है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 29 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे पूछ रहा है ना, कब मनाया जाता है? अच्छा ये नहीं कह रहा कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अच्छा कंफ्यूज नहीं होता है, होना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो दिया है ना, इसके मतलब इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखेंगे। अच्छा पहले कानून मंत्री आपसे पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नाटक नौटंकी, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नाटक नौटंकी किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो देखिए हाथरस और कानपुर में है, बुंदेलखंड में है, रोहेलखंड में है या मिर्जापुर में है? तो देखिए नौटंकी जो है ना अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में होती है, नौटंकी कानपुर की सबसे ज्यादा है, मतलब कानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौटंकी होती है, वही की यह प्रसिद्ध लोकप्रिय कला है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हाथरस और कानपुर, ठीक। और वहीं आपसे अगर मिर्जापुर में पूछे तो कजरी लोकगीत जो है ना, कजरी लोक नृत्य है ना, ये मिर्जापुर का फेमस है। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य कहाँ का है, ब्रजभूमि यानी मथुरा का है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, हाथरस और कानपुर। अच्छा देखिए मिर्जापुर में बता कि एक कजरी नृत्य है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य जो है ना वो बुंदेलखंड का फेमस है। कहाँ का फेमस है, बुंदेलखंड का, ठीक। और मिर्जापुर का कजरी नृत्य। बाकी 30 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, ठीक, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए उसके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक। वहां पे आप ज्वाइन करके मैसेज करें, अगर पीडीएफ चाहेगी तो वहां आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में।